ताज़ा मामला उत्तर प्रदेश के कासगंज का सामने आया है, जहां पर एक युवती 17-18 साल की युवती अपने मंगेतर के साथ में शहर में आसपास घूम रही थी कि वहां पर 8-9 लड़के सामने आते हैं और उनको ज़बरदस्ती दोनों को पकड़कर खेत में ले जाते हैं और वहां पर पत्नी युवती के मंगेतर के सामने ही उस लड़की के साथ साथ सामूहिक जो गैंग रेप किया जाता है। उसमें जब पुलिस को सूचना मिलती है तो उसने कार्रवाई करके 8 लोगों को गिरफ्तार किया। दिलचस्प बात यह है कि इसमें भी जो सरगना था इनका जो मुख्य अभियुक्त था वो भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता या नेता था। स्थानीय युवा नेता के रूप में वो अपने आप को स्वयंभू नेता बनाता था कि वो युवा हृदय सम्राट भारतीय जनता पार्टी का नेता। नाम उसका अखिलेश प्रताप सिंह उर्फ गब्बर बताया जाता है। वो भारतीय जनता पार्टी के प्रचार प्रसार करने में अपने आप को रील बनाने में के जरिए वो भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता हुआ दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करेंगे महिलाओं के प्रति जो उत्पीड़न और उनके साथ जो अमानवीय बर्ताव किया जा रहा है उसके बारे में आज का वीडियो समर्पित किया जा रहा है। पिछले 10 सालों में देखा जा रहा है कि जिस तरीके से महिलाओं के उत्पीड़न और उनके शोषण की जो घटनाएं बार बार सामने आ रही हैं उससे साफ झलक रहा है कि जो सरकार के वादे और आश्वासन हैं वो काफ़ी दिल दहलाने वाले हैं। एक तरफ तो सरकार का ये कहना है कि स्त्रियों और महिलाओं युवतियों के सम्मान में ये सरकार तत्पर रहती है, वहीं दूसरी तरफ ये आंकड़े बता रहे हैं कि उनकी बातों का करनी और कथनी में कितना अंतर है। पिछले 10 साल में ये देखा जा रहा है कि भाजपा शासित राज्यों में महिलाओं के उत्पीड़न, बलात्कार और शोषण की घटनाएं बहुत तेज़ी से बढ़ती चली जा रही हैं। उन पे रोक लगाने या नियंत्रण करने में वहाँ की सरकारें कोई भी विशेष कदम उठाने या सख्त कदम उठाने की तरफ नहीं दिख रही हैं। पुलिस का भी काम सिर्फ केस का लीपापोती करना बताया जा रहा है। अफसोस की बात यह है जब भी कभी देश में अपराध, भ्रष्टाचार या महिला उत्पीड़न की बात चलती है तो जब भी आरोपी या मुजरिम पकड़े जाते हैं तो उनका जो संबंध होता है वो भाजपा के कहीं ना कहीं जुड़ा रहता है। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि भाजपा ने सत्ता पे काबिज होने के लिए देश भर के अपराधियों को अपने साथ में कर लिया है। यानी कि जब भी कोई अपराधी पुलिस की गिरफ्त में आता है तो या तो पुलिस उसके सामने उसके प्रति जो केस लगाए जाते हैं बहुत ही नॉर्मल लगाए जाते हैं और वहीं दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ कनेक्शन होने की वजह से उनको रियायत मिलती है, उनके प्रति कोई सख्त कदम नहीं उठाया। 2002 के गोधरा कांड को शायद ही कोई व्यक्ति भुला पाएगा। इस दुर्दांत हादसे को लेकर न केवल देश में बल्कि पूरे विश्व में इस बात की चर्चा हुई और यह बताया गया, जानकारी के अनुसार यह बताया जा रहा था कि उसमें 2000 से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग मारे गए थे। इस बात को लेकर पूरे देश विदेश में इस नरसंहार के बारे में काफ़ी चर्चा हुई और तत्कालीन प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने गृह मंत्री लालकृष्ण आडवाणी को ये कहा था कि वो तत्कालीन गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी का इस्तीफा लें, लेकिन लालकृष्ण आडवाणी ने उस बात को नज़रअंदाज करते हुए नरेंद्र मोदी को न केवल आगे रहने का चांस दिया बल्कि उन्होंने अपने ही रास्ते में कांटे बो लिए। उसी दंगों के दौरान जिस तरीके से बिल्किस बानो के साथ में 11 लोगों ने सामूहिक बलात्कार किया और उसके सामने ही
उसकी छोटी सी बच्ची को पटक पटक के मार डाला और उसके परिवार के 7 लोगों की हत्या की। इस बात को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस मामले पर 11 लोगों को सशक्त आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। लेकिन प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 में जब प्रदेश के प्रधानमंत्री बने, तब से वो इसी भारतीय जनता पार्टी और गुजरात सरकार इसी उधेड़-बुन में लगी रही कि किसी तरीके से उन 11 बलात्कारियों और हत्यारों को किसी ना किसी तरीके से जेल से बाहर कराया जाए। लेकिन ये मौका उनको 2023 में हाथ लगा, जब देश के प्रधानमंत्री 15 अगस्त के दिन लाल किले से महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान की बात कर रहे थे। तब उसी समय गुजरात में गुजरात सरकार और केंद्र सरकार की मिली भगत से उन 11 आरोपियों को, उन 11 मुजरिमों को रिहा किया गया, जिन्होंने बलात्कार और हत्या जैसे जुर्म में बिल्किस बानो की ज़िंदगी उजाड़ दी थी। बिल्किस बानो ने इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई और उनका साथ देश की कुछ महिला सांसदों, जिनमें वृंदा करात और टीएमसी की महिला सांसद महुआ मोइत्रा ने इस चीज़ को लेकर एक रिट पीआईएल जारी की। पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में लगाई, जिसमें कपिल सिब्बल ने उनकी तरफ से पक्ष रखा। कपिल सिब्बल पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं और देश के जाने माने वकीलों में माने जाते हैं। तो इस तरीके से बिल्किस बानो की उस रिट पर जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपना रुख अख्तियार किया, उन्होंने सख्त टिप्पणी करते हुए गुजरात सरकार और केंद्र सरकार पर फटकार लगाते हुए कहा कि एक महिला के साथ इतना दुर्दांतकारी और निर्ममतापूर्वक किया गया सामूहिक बलात्कार और उसके सामने ही उसकी बेटी को मारने वालों को किस तरीके से आपने उनको रिहा करने की सिफारिश की। इस बात को लेकर पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री के साथ गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ भी काफ़ी फजीयत हुई। इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उन्नाव के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर यह एक दलित युवती के साथ में कई सालों तक बलात्कार करने का आरोप लगा। उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई, लेकिन केंद्र और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होने की वजह से कुलदीप सिंह सेंगर आज़ाद घूमता रहा और दलित युवती के परिवार वालों को धमकाता रहा, उनसे केस वापस लेने की बात करती रही। फिर दबाव डाला गया, पुलिस भी उस दलित परिवार पर दबाव डालती रही कि वो अपनी शिकायत वापस ले ले। लेकिन जब मामला हाथ से निकल गया और इसी दौरान 3-4 साल तक ये यूपी सरकार की मनमानी और केंद्र और कुलदीप सिंह सेंगर के प्रभाव के कारण पुलिस ने कोई भी एक्शन कुलदीप सिंह सेंगर के खिलाफ में नहीं उठाया। मामला जब बढ़ा तब सीबीआई की जांच बैठी और सीबीआई की जांच बैठने के बाद यूपी सरकार ने इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया, तब जाकर कुलदीप सिंह सेंगर की गिरफ्तारी हो सकी। दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद भी कुलदीप सिंह सेंगर के पोस्टर और बैनर प्रधानमंत्री के आगमन के बारे में स्वागत और वंदना करते हुए दिखाई दिए। आपको पूर्व भाजपा सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह का नाम तो याद होगा। उनके ऊपर एथलीट्स, जो ओलंपिक पदक जीतने वाली महिला कार्यकर्ताओं, महिला खिलाड़ियों ने बलात्कार और यौन शोषण के जो आरोप लगाए, उसको लेकर दिल्ली के जंतर मंतर पर काफ़ी समय तक महिला खिलाड़ी जंतर मंतर पर धरना प्रदर्शन करते रहे। लेकिन देश के प्रधानमंत्री, जो कि महिला सुरक्षा और सम्मान की बात करते हैं, ने उनकी बात तो सुनने तक की
कोशिश नहीं की, जबकि 2 किलोमीटर दूरी पर संसद भवन में वो अपने सांसदों के साथ मिलते बैठते रहे। दिलचस्प बात यह है, जिस भारतीय जनता पार्टी के सांसद, गोंडा के सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह पर महिला खिलाड़ियों ने बलात्कार और यौन शोषण के आरोप लगाए, उनके साथ में प्रधानमंत्री मोदी सेल्फी खिंचाते नजर आए। लेकिन उस व्यक्ति के साथ में, उस व्यक्ति के जिसके ऊपर रेप और यौन शोषण जैसे गंभीर आरोप लगे, दिल्ली पुलिस ने उनके खिलाफ में मामला दर्ज किया, उसके ऊपर ना तो पार्टी ने कोई एक्शन लिया और ना ही प्रधानमंत्री मोदी ने उनको अपनी पार्टी से कोई भी एक्शन लेने के लिए कहा। हाँ, इतना जरूर किया, जब 2024 के चुनाव हुए तो उन्होंने उनका टिकट काट कर उनके बेटे को दे दिया। बस इतना ही होता है कि भारतीय जनता पार्टी में जो भी अपराधी तत्व शामिल होते हैं, उनके साथ में भारतीय जनता पार्टी और सरकार कोई भी एक्शन नहीं लेती है, बल्कि उसको उसके बचाव में खड़ी हो जाती है। यूपी का एक और रेप केस और मर्डर का मामला पूरे देश में छाया रहा, वो था हाथरस का कांड। दलित युवती के साथ में सामूहिक बलात्कार होता है और बलात्कार में जो आरोपी होते हैं वो सवर्ण जाति के होते हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि वो अपने क्षत्रिय समाज के साथ में खड़े दिखेंगे। उस मामले को जब बहुत ज़्यादा तूल पकड़ा और उस लड़की की हत्या के बाद जब दिल्ली में उसके इलाज के लिए लाया जा रहा था, तब वो ये साफ हो गया था कि उसके साथ में बलात्कार हुआ है। लेकिन यूपी सरकार ने उसको, आरोपियों को क्लीन चिट देते हुए ये साफ कर दिया। यहाँ तक कि पुलिस ने भी अपना जो दागदार चेहरा, जो संदिग्ध और जो राजनीति से प्रेरित चेहरा सामने दिखाया। उन्होंने साफ, जो उस समय आईजी थे प्रशांत कुमार, उन्होंने मीडिया में ये बयान दिया कि पीड़िता के साथ कोई रेप नहीं हुआ है। लेकिन जब सफदरजंग में सफदरजंग हॉस्पिटल से इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो यूपी सरकार और पुलिस का दागदार चेहरा सामने आ गया कि किस तरीके से प्रदेश में एक वर्ग समुदाय को दबाया जा रहा है। एक दबे कुचले दलित समाज की लड़की को के साथ बलात्कार होता है और उसमें आरोपी सवर्ण वर्ग के लोग, क्षत्रिय समाज के लोग उसमें शामिल होते हैं, तो सरकार, तंत्र और पुलिस उसको किस तरीके से बचाने में आगे आ जाते हैं। दोस्तों, कासगंज कांड में, रेप कांड में, गैंग रेप कांड से पहले बनारस एयरपोर्ट के पास भी एक ऐसा ही भयानक अपराध अंजाम दिया गया। एक ग्रेजुएट की छात्रा के साथ मिलकर उसके दोस्त और उसके साथियों ने, 23 लोगों ने एक लड़की के साथ में 7 दिनों तक लगातार रेप किया। ये घटना 29 मार्च की है और इस पर प्रशासन ने, स्थानीय प्रशासन ने बहुत ज़्यादा सक्रियता न दिखाते हुए इसको ठंडे बस्ते में डालने की कोशिश की। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री 11 अप्रैल को बनारस पहुंचते हैं, वाराणसी पहुंचते हैं, तो वहां पर वो एयरपोर्ट पे ही प्रशासनिक अफसरों से इस मामले में पूछते हैं और ये कहते हैं कि इस मामले में जो भी लापरवाही की गई है उसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस भयानक अपराध के में संलिप्त लोगों के खिलाफ में सख्त से सख्त कार्रवाई हो और इसके तत्काल ही डीसीपी चंद्रकांत मीना को अटैच कर दिया गया, यानी वहाँ से हटाते हुए, ट्रांसफ़र करते हुए लखनऊ डीजीपी हाउस में, डीजीपी कार्यालय में अटैच कर दिया जाता है। अब ये उम्मीद की जा रही है कि किस तरीके से 4-5 अधिकारियों ने इस कांड को लीपने और
दबाने का काम किया है, उसको लेकर अब यह अंदेशा जताया जा रहा है कि निश्चित तौर पे 4-5 अधिकारियों पर गाज गिरने वाली है। दोस्तों, जिस तरीके से 29 मार्च को एक लड़की का दोस्त उसको अपने साथ अपने किसी होटल में ले जाकर उसके साथ रेप करता है और वहाँ पर वो अपने कुछ दोस्तों को बुला लेता है, वो भी दोस्त उसका साथ में रेप करते हैं और कुछ दोस्त उसको ले जाकर अपने साथ ले जाते हैं कार में और वहाँ पर भी 5-6 लड़के उनके साथ उस लड़की के साथ में बेदर्दी से रेप करते हैं और ये सिलसिला 1 हफ्ते तक चलता है। उसके बाद कुछ लड़के उस लड़की को सड़क के किनारे फेंक के चले जाते हैं, गंभीर अवस्था में फेंक के चले जाते हैं। लड़की किसी तरीके से घर पहुंचती है और 2 दिन तक बेहोश रहती है और मेडिकल। वाराणसी गैंगरेप मामले में पुलिस ने 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही अब तक 15 आरोपी सलाखों के पीछे भेजे जा चुके हैं। वहीं पीड़ित लड़की हेपेटाइटिस बी पॉजिटिव पाई गई है, जिसके बाद पूरे केस में ड्रग्स सिंडिकेट को लेकर भी सवाल उठने लगे हैं। ड्रग्स का नेक्सस, 7 दिन तक गैंगरेप, युवती के साथ हैवानियत। वाराणसी का ये वो काला सच है जिसने पूरे देश को सन्न कर दिया।